यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है वो है गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़, और इस सीरीज़ के तहत ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग शॉर्टेस्ट ट्रिक पढ़ेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री की पॉलिसी को? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी को। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को शॉर्ट में रटने के लिए आप मोल बोल सकते हैं, मोल भाव वाला मोल। ये इसलिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, अगर आप सबकी मिनिस्ट्री को याद करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। मोल का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक है, 8 पॉलिसी हैं। आप में से कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने मुझे एक्चुअली मेल किया है, उन्होंने पूछा सर ये 7-8 4-4 5-5 पॉलिसी पढ़ा के क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं आप सभी को, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। क्यों? हर मैं आपको रैंडम नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मिनिस्ट्री वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अब तक आपको 2 मिनिस्ट्री पढ़ाई हैं जिनमें मैंने 20 पॉलिसी पढ़ा दी है आपको। ये एक है जिनमें 8 पॉलिसी, तो 30 पॉलिसी लगभग तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा ही चुका हूँ ना। 30 पॉलिसी ये, ऐसे 3-4 और मिनिस्ट्री की रहेगी, 50-60 पॉलिसी। 50 पॉलिसी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अब देखिए, पॉलिसी का या स्कीम का क्या है, गवर्नमेंट की 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी। तो आप पाएंगे जो गवर्नमेंट पॉलिसी हैं वो 2 टाइप की आती हैं। एक तो एग्ज़ाम के पहले 4 महीने में जो पॉलिसी चल रही है वो आती है, बहुत साफ साफ समझिए। और दूसरी चीज़, 2 पॉलिसी वो आती है, दूसरी 4-5 तो जो कि पहले लॉन्च की गई थी लेकिन अभी तक चल रही है। तो 2 टाइप की पॉलिसी आती है, 3-3 4-4 क्वेश्चन दोनों से आते हैं। आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि बुक में 500 योजनाएं दी हैं तो आप 500 रट डालें। ना मैं रटा सकता हूं ना आप रट सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि ये नहीं अच्छा है तो आप मेरे वीडियो को मत देखिए, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरा यही तरीका है और हो जाता है इतने से, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट ट्रिक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बात करें शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले एक और दोहा आपकी सेवा में पेश है। आत्मा अटल बाल श्रम कर्मी, श्रमवा ही को जय के करते। आत्मा अटल बाल श्रम कर्मी, श्रमवा ही को जयते करते, करियर सेवाओं को लेकर समाधान श्रमयोगी करते। 8 पॉलिसी सिर्फ एक दोहे में आप रट लीजिए। फिर से मैं बता दूं, आत्मा अटल बाल श्रम कर्मी, श्रमवा ही को जयते करते, करियर सेवाओं को लेकर समाधान श्रमयोगी करते। आइए इन 8 पॉलिसी को एक बार में हम पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। पहले क्या क्या है? आत्मा का मतलब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, सबसे पहला। आत्मा का मतलब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक। दूसरा आ जाइए अटल। अटल का मतलब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, 2 योजना। तीसरी योजना क्या है? बाल श्रम, तो ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। चौथा क्या है? श्रमवा ही को जयते करते, श्रमेव जयते। श्रमवा ही को जयते करते मतलब श्रमवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। बीच में एक मैं श्रम कर्मी भूल गया था। कर्मी का मतलब होता है क्या? कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए करियर सेवाओं को लेकर, राष्ट्रीय कैरियर सेवा या नेशनल कैरियर सर्विस, ये हो गया। और ये सब किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद समाधान श्रमयोगी करते। समाधान को मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं श्रमयोगी को बता दूं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना फरवरी 2019 में लॉन्च थी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी। क्या? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ठीक है। तो ये है। और क्या है? समाधान क्या है? समाधान एक पोर्टल है, याद रखिएगा। और इस पोर्टल पे क्या होता है? जितने भी औद्योगिक बवाल हैं, औद्योगिक समस्याओं के निस्तारण, औद्योगिक लड़ाइयों का निस्तारण होता है समाधान पोर्टल से। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखिए, मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। जबरदस्ती का कुछ भी थोड़े ना बता दूंगा, है कि ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आत्मा अटल बाल श्रम कर्मी, मतलब आत्मा 1 हो गया, अटल 2 हो गया, बाल श्रम 3 हो गया, कर्मी हो गया 4। तो आत्मा से बना क्या? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सबसे पहली योजना क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना किस साल से किस साल के लिए है? तो 2020 से 2023 तक के लिए है। मैंने बोला था ना ऑनगोइंग योजना, 2020 से 2023 के बीच के लिए ये योजना है। इसका मतलब ये आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो इसकी डेट क्या है, याद रखिए, 2020 से 2023 में।
ये योजना किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिए ये योजना आती है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। मोदी जी ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, उसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत आती है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना कौन प्रायोजित है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। याद रखिए ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये कैसी सेक्टर की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या पॉइंट है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम। दूसरा क्या है? आत्मनिर्भर भारत के अंतर में आता है। तीसरा क्या है? 2020 से 23 तक की योजना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी टारगेट पॉपुलेशन कौन है? तो याद रखिएगा जितने भी औपचारिक कर्मचारी फॉर्मल सेक्टर हैं, औपचारिक संगठन के कर्मचारी। फॉर्मल सेक्टर दो टाइप के सेक्टर होते हैं। अब जल्दी सुनते जाइए, लिखते जाइएगा हर चीज़। दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर या औपचारिक संगठन, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर मतलब अनौपचारिक संगठन। फॉर्मल सेक्टर वो हैं जिन्हें अपनी चीज़ों को शुरू करने के लिए जिनके पास लाइसेंस होता है। जिस चीज़ को शुरू करने, जैसे मॉल खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस ले लीजिए। तो फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जिनको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, प्लस आपको जीएसटी देना पड़ेगा। किसमें? फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है। लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर को, अनौपचारिक संगठन को देखा जाए तो ठेलिया ले लीजिए, उस पर चावल गेहूं लेके बेचना शुरू करिए। किसी से कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फल उठाइए, सेब उठाइए, केला उठाइए, एक ठेला पे बेचना, चाय बेचना, पकौड़ा बेचना शुरू करिए। ये सब क्या है? अनौपचारिक संगठन है। ठीक है ना। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संगठन के कर्मियों के लिए है। इस योजना में क्या होता है? दो चीज़ होती है। पहला तो याद रखिएगा औपचारिक संगठन के कर्मचारियों को रोजगार दिलाना, और दूसरा कोरोना के दरमियान में जिन लोगों को समस्याएं हुई हैं उनकी मदद करना। कैसे मदद करना मैं आपको बताता हूं। ये योजना किन के लिए है पहले वो सुन लीजिए, एक एक लाइन लिखते जाइएगा। योजना उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनकी नौकरी लगी है 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में। याद रखिए जिनको नियोजित, जिनका नियोजन, जिनका एम्प्लॉयमेंट, जिनकी नौकरी लगी है 1 अक्टूबर 2020 से 31 जून 2021 तक, और उनकी सैलरी 15,000 या उससे कम हो। पहली चीज़ उनके लिए। प्लस कंडीशन ये है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 अक्टूबर 2020 के पहले किसी भी ऐसे संगठन में काम ना करते हो जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत आता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। आप उसमें शामिल ना हो, आपकी नौकरी इस दरमियान में लगी हो और इस डेट के पहले आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम ना किए हो जो किसके अंतर्गत आता है? ईपीएफओ के अंतर्गत आता हो, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं मैं बताऊं। जैसे मैं एक जगह का एम्प्लॉय हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं या एम्प्लॉय हूं, कर्मचारी हूं। मैं हर महीने की सैलरी से, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है देखिए, ईपीएफओ क्या करता है? पीएफ जमा करवाता है। जैसे मैं हर महीने की सैलरी से अगर 60-65 हज़ार सैलरी है तो मैंने उसमें से 5,000 हटा के जमा कर दिया पीएफ खाते में। अब जितना 5,000 मैं जमा करूंगा उतना ही मेरा मालिक जमा करेगा उस पीएफ खाते में। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये पीएफ फंड ऐसे आता है कि हर जो कर्मचारी है अपने महीने की कुछ सैलरी को जमा करेगा पीएफ में। मान लिया मैं 5,000 जमा करता हूँ, आप 2,000 कर सकते हैं, 2,000 करिए, आप 3,000 कर सकते हैं, 3,000 करिए। तो जितना मैं जमा करूंगा उतना ही जिम्मेदारी है किसके जमा करने की? मालिक जमा करेगा उस पीएफ खाते में। ठीक है। ये नॉर्मली होता है। तो अब कोरोना दरमियान में लोगों को ये लगा कि यार कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया और गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को या संस्थानों को दो तरफ से बांटा। पहला तो वो संस्थान जिनमें 1,000 या उससे कम कर्मचारी हैं, और दूसरा वो संस्थान जिनमें 1,000 या 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। पहला जिसमें 1,000 से कम कर्मचारी हैं, ये मैं आपको स्पेशल चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये जान लेना जरूरी है, जान लीजिए बस इतना ज़रूरी है। तो एक ऐसा संस्थान जिसमें 1,000 से कम लोग काम करते हैं। हर बात को अगर ना समझ में आए प्लीज़ रिपीट करके दोबारा सुन लीजिएगा। ऐसा संस्थान जिनमें 1,000 से कम लोग काम करते हैं, उसमें क्या होगा? जो गवर्नमेंट है कर्मचारी के तरफ का और मालिक के साइड का, पीएफ खाते में जो जो शेयर जाता है, जैसे 5,000 मेरा, 5,000 मालिक का जाता है, तो 1,000 से कम एम्प्लॉयज़ जहाँ पे, कम कर्मचारी जहाँ पे हैं, वहाँ पे ये दोनों का शेयर गवर्नमेंट देगी 2 साल तक। समझ रहे हैं ना। पीएफ खाते में मैं जो हिस्सा देता हूं और जो मेरा मालिक देता है, इन दोनों के हिस्से को गवर्नमेंट वहन करेगी 2 साल तक।
दूसरा, ऐसा संस्थान जहां पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं वहां पे गवर्नमेंट मेरा वाला हिस्सा वहन करेगी, सॉरी जो उनका वाला हिस्सा, भाई समझ रहे हैं ना, एक ही हिस्सा, दोनों हिस्सा नहीं वहन करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा वहन करेगी। किसमें? जब 1000 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो दोनों का। 1000 से कम में क्या कर रहा है? मेरा भी और एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर का भी, दोनों हिस्सा गवर्नमेंट वहन कर रही है। लेकिन 1000 से ज़्यादा में किसी एक का मतलब एक का वहन करेगी गवर्नमेंट, वो भी 2 साल के लिए। ये है पहली आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, पहला। अगला आ जाइए सेकंड वाली योजना। सेकंड योजना में सिर्फ आपको इतना जाना है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2018 को, बस इतना याद रखिए। चूंकि इनके नाम के आगे अटल जुड़ा है इसलिए इस योजना को, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिख रहा है इसीलिए मैंने लिख दिया कि हो सकता आ जाए, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता नहीं क्या ध्यान हो, क्या देख लें। ठीक है, तो 1 जुलाई 2018 को यह योजना लॉन्च हुई, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। क्या कहलाती है? NCLP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, NCLP। ये लॉन्च कब किया गया था? 1988 में। ये बहुत ज़रूरी है, कई एग्जाम में आ चुका है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को 1988 में लागू किया गया था। और ये योजना क्या कहती है? ये बाल श्रम को रोकने के लिए प्रयासों पे बात करती है। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर को रोकने का प्रयास करती है। कैसे करती है? कि चाइल्ड लेबर में 2 लोग हैं, एक तो 9 से 14 साल के बच्चे और दूसरा 5 से 8 साल के बच्चे। जो 9 से 14 साल के बच्चे हैं उनका बाल श्रम को, कहीं वो काम कर रहे हैं तो उनको छुड़ाएंगे। और याद रखिएगा, बाल श्रम प्रशिक्षण केंद्र में इनको भेजा जाएगा इनके आगे के कामकाज के लिए। कहाँ पे? 9 से 14 साल के बच्चों को बाल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा 5 से 8 साल का है और वो कहीं पे किसी कंपनी में काम कर रहा है जो कि बाल श्रम के अंतर्गत अपराध है, तो उसको वहां से लेके ये परियोजना कहाँ पे ले जाएगी? सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ेगी। याद रखिएगा, 5 से 8 वाले बच्चे सर्व शिक्षा अभियान में और 9 से 14 वाले बच्चे ये बाल श्रम प्रशिक्षण केंद्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसकी डेट 1988 है। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया, क्या? पेंसिल पोर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है फिलहाल के लिए, याद रखिएगा। चौथा चीज आ जाती है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। आप बहुत जानते हैं ESIC के बारे में। ठीक है, ESIC बार बार बता दे रहा हूं। ESIC का मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत ये योजना लॉन्च की गई, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। आपको याद क्या करना है? ये एक्ट 1948 का है। कौन सा? ESIC एक्ट, जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, वो 1948 में लॉन्च हुआ था। कहाँ के लिए है? ऐसा संस्थानों, कौन कौन संस्थान आ सकते हैं इसमें? वो संस्थान जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हो प्लस उनकी सैलरी 21,000 तक हो, वो लोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंतर्गत, याद रखिए, जितने भी बीमार लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ESIC एक्ट 1948, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद करने वाली बात यही, ESIC एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बस दिमाग में इतना याद रखिए। अगला आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम क्या कहता है? ये पहली चीज कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2014 में। मोदी सरकार जब आई थी उसके बाद ही इन्होंने लॉन्च कर दी थी। ये कानून, ये जो है, ये कार्यक्रम 2 चीजों की बात करता है। सबसे पहला, श्रम कानून में सुधार की बात करता है और दूसरा, श्रमिकों की स्थिति में सुधार की बात करता है। अब श्रमिकों की स्थिति में कैसे सुधार करेगा? तो याद रखिए 2 तरीके से। पहला तो हर श्रमिक का एक आईडी बनेगी जिसको बोलेंगे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, LIN। बहुत इंपॉर्टेंट है ये LIN। किसके तहत बना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत हर श्रमिक का क्या बनेगा? LIN नंबर बनेगा। और इसके साथ ही उसका एक UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी बनेगा। याद रखिए 2 चीजें बहुत जरूरी है किसमें? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत में। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। इसके तहत 2 चीज की गई, एक तो श्रम कानून में सुधार और दूसरा श्रमिकों की स्थिति में सुधार। लॉन्च किया गया अक्टूबर 2014 में। और क्या जानेंगे? राष्ट्रीय कैरियर सेवा, 6ठा नंबर पे आ जाता है नेशनल कैरियर सर्विस। नेशनल कैरियर सर्विस लॉन्च किया गया, ये डेट आई है
और बहुत पहले नहीं, अभी से कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम हुआ है जिसमें ये डेट आई है। 20 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ नेशनल कैरियर सर्विस। ये क्या काम करता है? ये एक मध्यस्थता का काम करता है, इंटरमीडिएटरी का काम करता है। मान लिया मैं हूं एम्प्लॉयर, मेरी कंपनी है, मुझे लोगों की ज़रूरत है, और आप हैं वो जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा? हम दोनों को जोड़ेगा। कौन? नेशनल कैरियर सर्विस। आपको नौकरी की ज़रूरत है, मुझे नौकरी करने वालों की ज़रूरत है, तो ये दोनों को कौन जोड़ेगा? नेशनल कैरियर सर्विस। बस इतना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत कोई भी नहीं। क्या 20 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। ये इंटरमीडिएटरी और हर सुविधा प्रदान करता है जॉब सीकर को और एम्प्लॉयर को एक दूसरे को यूज़ करने में। ठीक है, तो अब आ जाइए अगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एक्चुअली अगर कहा जाए। एक तो पेंसिल पोर्टल याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा का एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रमेव जयते आ चुका, अब उतना ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सबसे जरूरी क्या आ जाता है? प्रधानमंत्री श्रम योगी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक तरीके से ही लिखा जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। याद रखिए कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2019 को। सबसे पहली चीज आपको यही रटना है। अब इसमें क्या था? ये उन लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर्मल सेक्टर के लिए था, लेकिन सबसे जरूरी चीज पीएम श्रम योगी मानधन योजना इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है। दिहाड़ी वाले को, जैसे जो टपरी लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, पान की दुकान लगाते हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं मांगता, उन लोगों को है। ये क्या है? याद रखिए, ये मानधन योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो इसके लिए एलिजिबल वो लोग हैं जिनकी आय 15,000 से कम है या 15,000 है, प्लस उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। सॉरी, 18 से 40 वर्ष है। इसकी एक कंडीशन है कि जो बंदा अप्लाई करेगा इस योजना में, वो इन तीनों में से किसी से ना जुड़ा हो। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से, ईपीएफओ से और ईएसआईसी से। ईएसआईसी का मतलब कर्मचारी राज्य बीमा संगठन से ना जुड़ा हो। ऐसा आदमी जो इन तीनों संगठनों से ना जुड़ा हो, सिर्फ वही आदमी इसमें अप्लाई कर सकता है। याद रखिएगा, इसमें ना जुड़ा हो वही अप्लाई कर सकता है। अब आपको क्या करना है? जितना शेयर आप देंगे हर महीने की सैलरी से, आपकी एज अगर 18 से 40 है, जितना शेयर, मान लिया 2000 आप जोड़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट उसमें 2000 खुद से जोड़ेगी। टोटल हो गया कितना? 4000। ऐसा करते करते जब आप 60 साल पे पहुंचेंगे तो मिनिमम 3000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर इन केस आपकी 60 साल से पहले डेथ हो गई तो उस पेंशन का 50% आपकी पत्नी को मिल जाएगा, अगर आपकी डेथ 7 साल से पहले हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, अगर किसी आदमी की डेथ, सॉरी आपकी नहीं, किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो ये है क्या? श्रम योगी मानधन योजना। सेम चीज गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया लघु व्यापारियों के लिए। याद रखिए, क्या किया? लघु व्यापारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री लघुधन व्यापारी मानधन योजना किस लिए है? लघु व्यापारियों के लिए, जो छुट पर विक्रेता हैं या व्यापारी हैं उनके लिए हुआ। कंडीशन यही है, 18 से 40 इनकी भी एज होनी चाहिए, ये भी इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। इनकी आय, अब यहाँ पे अंतर है, इनकी अर्निंग 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, प्लस इन तीनों में से किसी में रजिस्टर नहीं होने चाहिए। कंडीशन यहाँ का सेम है, 60 वर्ष पर 3000 प्रति माह मिलेगा, और अगर डेथ हो जाती है 60 साल के पहले तो उसके पेंशन का 50% उनकी पत्नी को मिलेगा। ये कहता है कौन? मानधन योजना। मानधन योजना का यही मतलब है, ठीक है ना? ये आप याद रखिएगा, ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए समाधान पोर्टल, सबसे लास्ट। समाधान पोर्टल क्या कहता है कि औद्योगिक विवाद हो जाए, मैं तुम्हारी कंपनी में आग लगा दूं या कोई किसी कंपनी में कुछ बवाल कट जाए, तो औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सल्टाने के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सल्टाने के लिए एक गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक पोर्टल बनाया, समाधान पोर्टल, जिसमें आप जिस डेट पे अप्लाई करेंगे, मान लिया मेरी किसी से मैटर फंसा हुआ है, क्लैशिंग चल रही है, मैंने आपके खिलाफ वहाँ केस दर्ज किया, किसमें? समाधान पोर्टल पे मैंने रजिस्टर किया। जिस दिन रजिस्टर किया, अगर 45 दिन तक आपको, ये टाइम बाउंडेड है, याद रखिएगा, ये पोर्टल टाइम बाउंडेड दिखाता है कि 45 दिन के भीतर में रिजल्ट देना है, उसका निवारण करना है। अगर नहीं कर पाए तो फिर लेबर कोर्ट में जा सकता है आदमी। ये है, तो समाधान पोर्टल किस लिए है? ये इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक विवाद के निपटारण के लिए है। ठीक है, तो टोटल
टोटल 8 पॉलिसी हो गई। इन 8 पॉलिसी को आप अच्छे से रट डालिए इन्हीं दोहे की मदद से, ठीक है। ये 2 पॉलिसी पहली और श्रम योगी, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट की चीज़ एक आपको बता दूं, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है, जबकि जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रिसिटी वो समवर्ती सूची का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।